हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं, ठीक है। दोनों के तरीके सेम है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे दो वेक्टर को हेड टू टेल जोड़ा जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है, सिंपली किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और उसका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको मैं बताऊंगा। पहले मैं इसको मैथमेटिकल अप्रोच बता दूं। क्लियर। सपोज करिए ये एक पॉइंट है, क्या है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पे दो वेक्टर एक्ट करेंगे, ठीक है। दो वेक्टर एक्ट करेंगे तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, बी वेक्टर, और इसको मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल क्या होगा, इसका थीटा एंगल होगा। क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अब आप बात करोगे कि चलिए ठीक है सर, आप पैरेललोग्राम में भी दो वेक्टर यूज करते हैं, तो एडिशन कैसे हो रहा है। यहाँ तो किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि भैया अगर हमें चाहिए तो एक हेड टू टेल और टेल टू हेड, और फिर क्या करेंगे, टेल से हेड की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिलेगा। हमें यह मालूम है, बट टेल से टेल अगर जा रहा हो तो रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, उस वो हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, इस फॉर्मेट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो आप इसको याद रखिएगा, ट्रायंगल लॉ वाले को। तो जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो देखिए, अगर मैं यहां तक इसे डिस्प्लेस करता हूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले बोल दिया था कि ये कैसे वेक्टर्स हैं, फ्री वेक्टर्स हैं। इन्हें हम मूव कर सकते हैं बट इनके डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये इस डायरेक्शन में, मैंने इसको क्या किया, ऐसे ही मूव करा के यहाँ ले आया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या फायदा हुआ है इसे मूव कराने से, कि देखिए ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, और क्या है, हेड टू टेल जुड़ा हुआ है। मीन्स अब ये क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन की तरफ बिहेव करेंगे। और इसका अब ए और बी का अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो वो क्या होगा, टेल से हेड की तरफ अगर हम कोई रिजल्टेंट लेते हैं तो क्या बनाता हमारा, ये रिजल्टेंट बनेगा, जो कि क्या होगा, कुछ नहीं बस ए प्लस बी होगा, ट्राइंगल लॉ से, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं डॉट डॉट करके, ठीक है, इस ए को मैं इधर रिप्लेस कर दूं तो हम इसे ए भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं ए वेक्टर से, तो देखिए पैरेललोग्राम बन गया, बना ना पैरेललोग्राम। बट इसमें काम किसका हो रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही, सॉरी ट्राइंगल मेथड ऑफ एडिशन का यूज हो रहा है, ठीक है। यूज ट्राइंगल ऑफ एडिशन का ही यूज हो रहा है, ठीक है। ट्राइंगल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन का ही यूज हम कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि किसी पॉइंट पे, मीन्स किसी पॉइंट पे ये जो दो वेक्टर वो टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। अब जो दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हुए हैं उसे टेल टू हेड करने के लिए क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। बट इससे भी हमें मालूम है कि रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। अब लेट सपोज करो हम ये मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट का जो वेक्टर होगा वो यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, ठीक है। हमें मालूम है कि जब टेल टू हेड जुड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अंदर वाला ना लेके क्या लेते हैं, बाहर वाले एंगल क्या लेंगे, थीटा। अब देखिए ये कैसे, ये जो थीटा बन रहा है बी का, ये किससे बन रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बन रहा है ना। तो ये ए वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में रहेगा और बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ए से बी के वेक्टर में क्या होना चाहिए, थीटा। मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ओ, इसको एम, इसको पी, और इसके एक परपेंडिकुलर में यहाँ पे एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा क्या काम है। वही सेम सेम प्रूफ है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम प्रूफ है, ठीक है। अब तो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर दो वेक्टर किसी पॉइंट पे अगर क्या कर रहे हैं, कि दो वेक्टर अगर किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो, जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर का, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल को शो करेगा। मीन्स इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा ये रिजल्टेंट शो करेगा। यही पैरेललोग्राम वो है, पैरेललोग्राम मेथड फॉर या ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, इफ टू vectors acting at a point are represented in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram। मीन्स एक पॉइंट है, इस पे दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं, मगर कैसे कि जो पैरेललोग्राम की दो साइड होती हैं, कंसेक्यूटिव साइड, मीन्स
ये वाली साइड। एडजेसेंट का मतलब एक कॉमन पॉइंट और उनसे निकलने वाली दो लाइन, ठीक है, उनको कहते हैं एडजेसेंट। तो देखिए एक पॉइंट पे अगर दो वेक्टर लाइक कर रहे हैं सच दैट कि वो कैसे हो, किसके साइड्स हो, पैरेललोग्राम के, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है, जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, वो हमेशा क्या देगा, डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन टेल ऑफ द टू वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। और वो डायगोनल कैसा होगा कि टेल से निकलेगा उन दोनों की कॉमन टेल, बी और ए की कॉमन टेल से, और हेड पे क्या करेगा, जाके ये जुड़ जाएगा, ठीक है, बी के हेड पे और ये कॉमन टेल से क्या करेगा, ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच है, तो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, क्या कि अगर किसी कॉमन पॉइंट पे अगर दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो और वो दो वेक्टर ऐसे एक्ट करें कि वो एक पैरेललोग्राम की क्या एडजेसेंट साइड है, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। और जो स्टार्ट होगा रिजल्टेंट वो टेल से शुरू होगा, जो ए और बी वेक्टर की कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन टेल है वहां से रिजल्टेंट शुरू होगा और कहां जाके खत्म होगा, बी वाले वेक्टर के हेड पे जाके क्या होगा, खत्म होगा। या लास्ट जो वेक्टर होगा उस पे जाके क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है पैरेललोग्राम मेथड। अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं। देखिए फिर से वही करना है, वही फॉर्मुलेशन, पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PMN, ठीक है, cos थीटा क्या होगा, क्योंकि ये भी बी वेक्टर ही की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया बी वेक्टर, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, MN अपॉन क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमारा MN क्या हो जाएगा, बी cos थीटा, पहले ही बोल दिया, अगर वेक्टर नहीं लगाया तो भी वो मैग्नीट्यूड चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, PN है, और हाइपोटेनस क्या है, B है। मैग्नीट्यूड तो PN क्या हो गया हमारा, B साइन थीटा, हुआ B साइन थीटा, और ये MN क्या हुआ, B cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया B साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस B cos थीटा, ठीक है। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल को हम देखेंगे, वही हर चीज सेम वही है, क्योंकि बाद में हम जब मूव कराएंगे तो वो ट्राइंगल लॉ ही बन जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे, ठीक है, बस नाम ही अलग अलग है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये कि यहाँ पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट जो है डायगोनल देगा, बस इतना ही दिमाग में याद रखना है, बाकी रिजल्ट सारे सेम है, ठीक है। तो ये BN साइन थीटा। अब मैं ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, PON, इन ट्राइंगल PON, अब इसका स्क्वायर, OP का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो बस सिंपली OP का स्क्वायर क्या होगा, ON का स्क्वायर, ON का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगा रहे हैं, और फिर क्या होगा, PN का स्क्वायर, ठीक है। देखिए OP तो क्या है, सिंपली रिजल्टेंट है। ON क्या है, A वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड A प्लस B cos थीटा, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। PN क्या है, यहां से अभी निकाला है क्या, B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए R स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए B स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, हर चीज वही है बेटा, ठीक है, हर चीज क्या है, वही है सेम, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब रिजल्टेंट क्या करेगा, थीटा पे वेरी करेगा,
जो मैंने ट्रायंगल लॉ में केस करवाए थे वो यहाँ पे भी केस होंगे, तो मैं ये बार बार नहीं करा रहा। आपको बस ये बता दूंगा कि भाई पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन नाम की कोई चिड़िया ऐसी होती है, ठीक है। और इसके अलावा तो अब कुछ बचा नहीं वेक्टर में, ठीक है। अब थोड़ा यूनिट वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ यूनिट वेक्टर है, पर उससे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। अच्छा, मैंने वेक्टर बता दिया, आप सब्सट्रैक्शन के बारे में सोच सकते हैं कुछ कुछ। अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूं, सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक वेक्टर था ए और ये बी वेक्टर था, ऐसे कुछ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बी वेक्टर का जस्ट अपोजिट ले रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव मीन्स इस बी वेक्टर का अगर मैं नेगेटिव लूंगा, इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको मैं क्या कहूंगा, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड में सेम रहे और डायरेक्शन क्या हो, जस्ट अपोजिट हो जाए। तो अब देखिए, अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, तो अब मैं इस बी को ना लेके अगर मैं कोई निगेटिव वेक्टर को यूज करता हूं, एडिशन में अगर मैं कोई निगेटिव वेक्टर को यूज कर रहा हूं, किसी भी एक निगेटिव वेक्टर को यूज कर रहा हूं, अगर दोनों हो गए तो वो भी क्या होगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा, क्या, निगेटिव ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा अगर दोनों मैंने दिया। अगर किसी एक को मैं यूज करता हूं तो देखिए अब क्या होगा, इसको मैं उठा के सिंपली ऐसे ले आ रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। इसको उठा के मैं सिंपली ऐसे डायरेक्शन से क्या कर रहा हूं, ऐसे ले आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, बी, देखिए माइनस बी, सॉरी, ये देखिए ए है, ये माइनस बी है, तो देखिए ए और माइनस बी क्या कर रहे हैं, हेड टू टेल जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ऑर्डर में देखिए, ये गया, ये गया, अब ये आना चाहिए, और रिजल्टिंग ऑर्डर के हमेशा क्या जाएगा, अपोजिट मीन टेल टू हेड ही जुड़ेगा, या तो टू टेल और टू हेड, इसका मतलब ये रिजल्टेंट है। अब जो रिजल्टेंट होगा वो तो सम ही होगा ना, तो सम किसका होगा, ए का और प्लस माइनस बी का, ठीक है। और इसी को हम और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम और क्या लिख सकते हैं रिजल्टेंट को, ए माइनस बी वेक्टर। तो जो सब्सट्रैक्शन है वो सिंपली क्या है कि स्पेशल केस है किसका, वेक्टर एडिशन का, ठीक है, जिसमें एक वेक्टर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, सब्सट्रैक्शन हम वेक्टर का बता सकते हैं, ठीक है। तो यही एक जनरल कॉन्सेप्ट है सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, कि आप बोलो कि आपने कुछ समझाया नहीं, ठीक है। अगर वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये बी वेक्टर है, अगर मैं इसमें कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये भी एक वेक्टर ही बन जाएगा, ठीक है, जिसमें अल्फा क्या रहेगा, अल्फा और बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी स्केलर का वेक्टर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो सिंपली उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, डायरेक्शन एज इट इज रहती है। अब वो कैसे, देखिए, सॉरी, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करूं, कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये अल्फा बीटा में कर दूं तो सिंपली क्या कर गई है, कोई स्केलर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी वेक्टर में तो वो सिंपली क्या कर देता है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, बस, ठीक है। डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा स्केलर। अगर मैं किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, बट उसकी डायरेक्शन एज इट इज रहेगी। कब, जब मैं क्या करूंगा, व्हेन स्केलर फंक्शन, सॉरी, स्केलर इज multiplied by any vector,
किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, बस इंक्रीज। अगर पहले बी था, अगर मैंने उसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड को सिंपली बढ़ा देगा और कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जब अगर वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वेक्टर ही देगा, बट उसकी मैग्नीट्यूड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए, जो बहुत जरूरी बात है वो है पोजीशन वेक्टर की। किसकी, पोजीशन वेक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन ही वेक्टर की कुछ और है, हाँ पोजीशन ही वेक्टर की। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए, ये कोई एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ जिसकी कोऑर्डिनेट पी है और कुछ कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो ए बी सी दिए हुए। ठीक है, तो देखिए जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो हम किसी पॉइंट पे वेक्टर लेते हैं वही हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमारी ओरिजिन क्या है, 0 0 0, इसको मैं ओ बोल दूं। तो यहां से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं पी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, जो ओपी वेक्टर बना वो हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और ऐसे अगर दो पॉइंट रहते हैं तो उनको लिखने का मैंने अभी तरीका आपको बताया था कि अगर ओपी रहता तो क्या रहता, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है ए, इनिशियल क्या है 0 आई कैप। ठीक है, फिर क्या होगा बी माइनस 0 जे कैप प्लस सी माइनस 0 के कैप। तो क्या हो गया, ओपी वेक्टर जो होगा ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, इसी को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा क्या कैसे लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये चीज आप दिमाग में हमेशा बांध के रखिएगा, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है पोजीशन वेक्टर की, डायरेक्शन इज फ्रॉम origin to the point P ABC on a plane। ठीक है, जिस प्लेन पे वो पॉइंट लाई करेगा और ओरिजिन से लेके और उस पॉइंट, जिस पॉइंट के हमें वेक्टर पोजीशन वेक्टर रिक्वायर्ड है वहां तक की जो पॉइंट है और यहाँ ओरिजिन है, तो जब ओरिजिन से हम उस पॉइंट को मिलाएंगे तो वो जो डायरेक्शन है ओरिजिन से पी तक चलने वाली वही डायरेक्शन क्या होगी, ओपी की रहेगी। किसकी रहेगी, ओपी की। अगर मुझे पी पॉइंट मिलाना है तो हम कैसे मिलाएंगे, ऐसे ही तो मिलाएंगे पी पॉइंट। तो मीन्स डायरेक्शन क्या होगी, ओ से पी की तरफ होगी। मीन्स जो ओपी वेक्टर की डायरेक्शन होगी या पोजीशन वेक्टर पी की जो रहेगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज, जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, magnitude of position vector, magnitude of position vector gives the length of position vector, length of position vector। ठीक है, मीन्स अगर मैं ओपी वेक्टर है इसकी अगर मैं मॉड्यूलस निकालूं, मीन्स अगर मैं इस ओपी वेक्टर का मॉड निकालूंगा तो ये हमेशा मुझे क्या देगा, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर देगा। ठीक है, इस ओपी के बीच की जो दूरी है ओरिजिन से पी पॉइंट की, ये हमें क्या देगा, ओपी वेक्टर देगा। ठीक है, ओपी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन होता है। और हमेशा याद रखिएगा जो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो ओरिजिन से ही करते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, ओरिजिन से ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं टप कर देता हूं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बारी आती है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, ये वेक्टर एक्चुअल में बताता क्या है? दिस वेक्टर टेल्स अस हाउ मच a particle how much a particle changes how much a particle changes its direction as well as as well as the magnitude is called displacement vector, is called displacement vector। ये वेक्टर सिंपली क्या बताएगा कि कोई जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी पोजीशन मींस उसकी पोजीशन क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज कर रही है वो क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। अब मैं सपोज कराता हूं कैसे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है ये भी देखिएगा। देखिए ये एक पार्टिकल है, सॉरी ये एक एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है, एक्स वाई के ये पूरा 3 डायमेंशन ही मानिए, ठीक है, ये इसको वाई मानिए, इसको z मानिए और इसको x मानिए, ठीक है। तो ये कोई पार्टिकल है, ठीक। अब ये क्या किया, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का, p से q क्या किया, डिस्प्लेस किया। अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, पहले p की पोजीशन वेक्टर मालूम होनी चाहिए और q की पोजीशन वेक्टर मालूम चाहिए, और पोजीशन वेक्टर हमेशा किससे मालूम करते हैं, ओरिजिन से। तो p की ओरिजिन अगर मुझे फाइंड करनी होगी तो क्या होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, p की तरफ ही रहेगी इसकी, ठीक है, ये o है, तो ये क्या हो गया OP, ठीक है। अब मुझे q की अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करनी तो पता है पोजीशन वेक्टर के लिए फिर से ओरिजिन और उस पॉइंट तक की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया क्या, OQ। जो OQ रहेगा, जो OQ वेक्टर रहेगा ये रहेगा, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ठीक। और ये जो OP रहेगा इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करता शॉर्टेस्ट पाथ। अब P से Q के लिए ये ऐसे गया होगा और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, ये होगी, सीधे निकल जाए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा PQ वेक्टर है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है P से Q के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो मूव किया P से Q, ये शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी, इस पाथ को छोड़ के सीधे निकल जाए, ठीक है, ये इसकी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी। तो P से Q को जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, PQ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, अभी वेक्टर एडिशन छोड़िए, लेट सपोज करिए ये जो P पॉइंट था ये ABC था, और ये जो P पॉइंट, ये Q पॉइंट था ये क्या मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा मान लीजिए अभी के लिए, ठीक है, कुछ ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो OQ रहेगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OQ वेक्टर को, OQ वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस 0, तो मैं सिंपली लिख दूं अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप और प्लस गामा के कैप, लिख सकता हूँ OQ को, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0, आई जे कैप लगा दो एक्स वाई जेड की जगह, ठीक है। सिंपली ऐसे अगर मैं OP वेक्टर को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अगर मैं OP वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OP
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सॉरी सी के कैप, इसको लिख सकता हूं। अब मुझे पी क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, जो कि क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, हमें यही चीज चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या है, ग्रीन वेक्टर है। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूं, क्या वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल मेथड, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे दो फोर्स नहीं लग रहे हैं, इसलिए पैरेललोग्राम मेथड नहीं यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? ट्रायंगल मेथड। अब इसमें देखिए रिजल्टेंट इन तीन में से कौन सा वेक्टर रहेगा, हमें पहले ये फाइंड करना है। तो देखिए हम रिजल्टेंट के लिए सबसे अच्छी ट्रिक मैंने क्या बताई, ओ से पी गया, पी से क्यू, मतलब पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, और अब कैसा आना चाहिए था, क्यू से ओ की तरफ, मगर ये क्या जा रहा है, ओ से क्यू की तरफ। इसका मतलब रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, यही होगा रिजल्टेंट, यही होगा ना रिजल्टेंट। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ओपी वेक्टर के प्लस पीक्यू वेक्टर के। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा। और हम क्या कर सकते हैं, दो टेल और दो हेड कहां जुड़ रहा है, केवल इसी में जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या एक हेड, और यहाँ पे क्या एक हेड, एक टेल, एक टेल है, एक हेड, एक, यहाँ पे क्या है, दो हेड है, मगर यहाँ पे क्या है, दो हेड है और यहाँ दो टेल है, तो यही रिजल्टेंट हुआ। इससे भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या चलता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअल में क्या है, ओक्यू वेक्टर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओक्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर, लिख सकता हूं इसे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पीक्यू वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, अगर पीक्यू को मुझे लेना होगा तो क्या करेंगे, ओपी को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। ठीक है, मीन्स अगर मुझे पीक्यू वेक्टर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तभी हमें क्या मिल सकता है, पी क्यू मिल सकता है। और इस ऑर्डर में ही लिखना है। अगर मैं पी क्यू बोल रहा हूं तो पहले क्यू आएगा फिर माइनस पी होगा, मीन्स उल्टा चलेगा, पहले क्यू फिर पी। अगर मैं क्यूपी लिख रहा हूं तो पहले पी फिर क्यू होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। और आपको मालूम भी, अगर मैं पी क्यू है, अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, क्यूपी लिखना चाहूंगा। ये यहां से भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्यूपी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूपी को क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पहले इसको लिखूंगा फिर इसको लिखूंगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यों, माइनस जब अंदर साइन होगा तो फिर वापस क्या जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। देखिए वापस वही हो गया, पहले क्यू लिखा गया और फिर पी लिखा गया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा क्या होता है। और अगर मैंने ये अल्फा बीटा लिया है तो इसके बेसिस पे अगर मैं पी क्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या मिलेगा मालूम है, क्या है क्यू का, ये जो ओ क्यू है वो क्या है, ये है क्या, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, ये है क्या, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। अब इन दोनों को क्या करें, अल्फा माइनस आई आई कैप प्लस बीटा माइनस बी जे कैप प्लस गामा माइनस सी के कैप। ठीक है, आई जे के कॉमन लेके अल्फा माइनस बी, अल्फा माइनस ए, आई कॉमन बाहर आया, बीटा माइनस बी जे कॉमन आया, गामा माइनस सी के कॉमन आया। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर क्या हुआ, अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट दिए और मुझसे पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे। और इसकी शॉर्टकट क्या समझ सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, पी से क्यू,
तो मीन्स पी इनिशियल था क्यू फाइनल, तो हमेशा क्या लिखेंगे, वही स्टाइल लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, अल्फा माइनस ए, किसके लिए, एक्स के लिए आई लगा दीजिए, फाइनल माइनस बी, वाई के लिए क्या है, बीटा माइनस बी, बीटा माइनस बी, जे के लिए, जेड के लिए के लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब गामा माइनस सी, गामा माइनस सी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इतना तामझाम करने से अच्छा है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये यूनिट वेक्टर्स की हम बात कर चुके हैं, अब रिजोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे अगले लेक्चर में रिजोल्यूशन की बात करेंगे, मगर इसके बेस पे एक क्वेश्चन आप देखिए तो आपको कुछ आइडिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, कि शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और उससे भी, मगर एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, ये याद रखिएगा, वहां पे तो पूरी डिटेलिंग जानी पड़ेगी। ये कंपटीशन के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ए क्वेश्चन है, इफ ए, और ए पॉइंट हमें क्या गिवन है, 2 3 -5, 2 3 -5, ठीक है। साथ में क्या है, बी, और बी पॉइंट है गिवन 3 -5 7, 3 -5 7, ठीक है। बी आर 2 पॉइंट इन अ 3D प्लेन, बी आर 2 पॉइंट इन अ 3D प्लेन, ठीक है। फाइंड द वेक्टर ए बी, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर ए बी, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला नहीं गया है, इनडायरेक्टली हमें मालूम करना है कि क्या होगा, ए बी होगा। अब देखिए वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं 3 डायमेंशन इसको खींचूं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या है, एक्स वाई जेड कुछ नीचे की साइड आएगा, ये पॉइंट आएगा 2 3 -5, ठीक है। जेड नीचे की साइड आएगा तो क्या आएगा, नीचे की साइड होगा कुछ, और बी क्या है, नेगेटिव में है, तो ये वाई नेगेटिव है, तो यहाँ कुछ पॉइंट बनेगा समथिंग 3 -5 और 7, ठीक है। ये रहा हमारा ये रहा हमारा ए, और ये रहा हमारा बी। जब ए बी वेक्टर लिखा गया तो देखिएगा ऑर्डर मैटर करता है, ए बी वेक्टर मीन्स हमें क्या जाना है, ए से बी के लिए जाना है, किसके लिए जाना है, ए से बी के लिए जाना है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो क्या है, अगर मुझे ए बी वेक्टर जाना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, 3 - 2 आई जे, ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस क्या कर सकते हैं, -5 -3 जे के प्लस क्या कर सकते हैं, 7 + 5 के कैप, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप -8 जे कैप प्लस 7 5 क्या होगा, 12 के कैप। ये तो शॉर्ट ट्रिक हुई, देखिए यही आ रहा है। 3 - 2 करेंगे, -5 -3, हाँ सही है, ठीक है। ये हमारा ट्रिक से हुआ, किससे हुआ, ट्रिक से। मगर आपको पेपर में ये नहीं करना है, ये बस केवल आपको समझने के लिए कि आपसे गलती ना हो। पेपर के लिए कैसे करना है ये बता देता हूँ, वैसे एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर मीन्स उल्टा लिखेंगे, क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहले किसका निकालेंगे, डी का, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, फिर किसका निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का, ठीक है। पहले बी का माइनस ए का, पोजीशन वेक्टर बी का क्या होगा, ओ बी होगा, क्या होगा, ये अगर मैं इसको ये मान लूं तो क्या होगा, ओ बी होगा, ठीक है। इसको मैं ओ बी वेक्टर मान लेता हूं, माइनस ए के लिए क्या होगा, ये होगा,
ठीक है, यही होगा ना ओ ए और ओ बी के लिए। ठीक है, क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा। ठीक, अब देखिए ओ बी वेक्टर क्या होगा हमारा, देखिए 3i माइनस 5j माइनस 7k। ठीक है, माइनस ओ ए का वेक्टर क्या होगा 2 3 5, तो क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, -5 और -3 क्या हो जाएगा, -8 जो हो जाएगा, -7 और माइनस, और ये -7 कैसे हो गया, नहीं ये +7 होगा। ठीक है, तो +7 और ये +5 कितना हो जाएगा, +12k कैप हो गया। देखिए दोनों से आंसर आ रहा है सेम, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मगर जो पेपर में करना है आपको ये करना है। तो आपको आइडिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और ये इसका जो एप्लीकेशन है मैक्सिमम, वो आपको 12th में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल दीजिए तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेक्टर्स के एप्लीकेशन है वो वही इसी चैप्टर में है। तो अगर आपने यहाँ अगर दिक्कत खड़ी कर दी ना, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई बेसिक, तो फिर वहां पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला और लगेगा कि फिजिक्स बहुत टफ है। ठीक है, फिजिक्स टफ नहीं होती, मैथ्स टफ होती। मैं हमेशा बोलता हूँ जिनको भी पढ़ाता हूँ कि फिजिक्स कभी टफ नहीं होती, उसको सॉल्व करने का जो मैथ होती है ना वो टफ होती है, कैलकुलेटिव पोर्शन जो होता है। ठीक है, फिजिक्स बहुत ईजी है। ठीक है, हमेशा क्या होता है उसकी मैथ्स टफ होती है। ठीक है, अब मेरा अप्रोक्सीमेटली वेक्टर का लगभग पार्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं। ठीक है, एक रिजोल्यूशन बचा हुआ है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर की तो मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है, पर उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ठीक है, या यूनिटी होती है, और वो क्या करती है, हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। ठीक है, तो अब मुझे बात करनी है कि वेक्टर को तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और फिर एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में, वेक्टर की जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमें दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, और वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, और क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये 3 पढ़ना है, जिसमें से ये मैं जो है चैप्टर 2 में ही कंप्लीट करा चुका हूं, चैप्टर 3 में। ठीक है, जब मैंने वो पढ़ाया था आपको, क्या चीज इसके बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब मैंने पढ़ा था तभी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की पूरी हिस्ट्री बता दी थी, डेरिवेशन कैसे हुआ, सारी चीजें मैंने बता दी थी। तो अब हमारे पास बचे हैं केवल 2 टॉपिक इस पे जो मुझे पढ़ाने हैं, एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और रिजोल्यूशन मोशन। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बुक्स में जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उससे आप सीखिए, और उसको थ्योरी से कोरिलेट करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर बुक रीड कीजिए, सॉल्व एग्जांपल देखिए, और जब सॉल्व एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि कैसे उसे कॉन्सेप्ट से को रिलेट किया गया है। उसके बाद आप अनसॉल्व पे जाएंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, और अगर आपसे नहीं लग रहे क्वेश्चन तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके।